हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ ए रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हैं। कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो वहाँ हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। CO2 जो है हमने बताया था 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। 7% फिजिकल सॉल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है, जिसको डिजोल्व स्टेट भी बोलते हैं। फिर 23% जो है वो बाउंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ में, उसको हमने बोला था कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और जो 70% जो बच गई है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के बारे में भी हमने जिक्र किया था कि CO2 और H2O जो है वो मिलके H2CO3 बनाएंगे। फिर वो जो H2CO3 है वो फर्दर डिसोशिएट होके हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में डिसोशिएट हो जाता है। देन रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के बारे में बताया था कि नर्वस रेगुलेशन भी होता है और केमिकल रेगुलेशन भी होता है। कीमो रिसेप्टर्स के बारे में भी जिक्र किया था हमने कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं। उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है सो आप टुडे एक्सपी एजुकेशन नाम से चैनल को जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो आप वहाँ पे उनको विजिबल कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। आज हम बात करते हैं कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, RDS इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो डिसऑर्डर है ये मेनली होता है जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए, एंड पार्टिकुलरली अगर हम बात करें तो प्रीमेच्योर जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनके केस में ये डिसऑर्डर जो है वो फाउंड होता है। हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ ए ब्रीथिंग डिसऑर्डर ऑफ प्रीमेच्योर न्यू बॉर्न्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रीमेच्योर जो बेबीज़ होते हैं, मान लो गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का है, उससे पहले अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है उनके केस में सिंड्रोम जो है वो फाउंड हो सकता है, ठीक है। इन विच द एल्वेलाई डू नॉट रिमेन ओपन। एल्वेलाई जो होती हैं, एल्वेलाई क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। इनका नंबर कितना होता है हमने बताया था, अप्रोक्स 300 मिलियन इनका नंबर होता है। ड्यू टू लैक ऑफ सरफेक्टेंट, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि एल्वेलाई जो होती हैं वो ओपन नहीं होती हैं, सरफेक्टेंट वहाँ पे अब्सेंट होता है। सरफेक्टेंट के बारे में हमने पहले भी बताया था कि फॉस्फेटिडल कोलिन होता है, वो एक सरफेक्टेंट होता है। वो क्या करता है, सरफेक्टेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन एंड नेसेसरी टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। वो एल्वेलाई को कोलैप्स नहीं होने देता। अगर एल्वेलाई कोलैप्स हो जाएंगे गैसियस एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। देन दूसरे डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में बात करेंगे हम। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक हाईली पॉइजनस गैस होती है, हर जगह प्रेजेंट होती है। आप जहाँ रूम में बैठे हैं वहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। उसके अलावा जो ट्यूबलाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, उसके अराउंड भी थोड़ी बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है। सिगरेट स्मोकिंग के केस में जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं उसके जो स्मोक होता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है। ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट होता है वहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये इतनी पॉइजनस गैस है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़रा से भी इंक्रीज़ हो जाए तो वो डेथ कर देती है किसी पर्सन की। सर्दियों में आपने देखा होगा कि घर में एक कमरे में लोग अंगीठी जलाते हैं, वो नहीं जलानी चाहिए। उससे क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर मान लो गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं, AC चला रखा है, तो वहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका लेवल बढ़ जाता है धीरे धीरे करके। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि थोड़ा सा शीशा जो है वो डाउन होना चाहिए जब आप AC चलाते हो, ठीक है। या फिर आपने गाड़ी कहीं ऐसी जगह पार्क कर दी जहाँ पे बहुत सारा पानी है और एग्जॉस्ट जो है वो ब्लॉक हो गया है, उस केस में आपने म्यूजिक लगा रखा है, AC चला रखा है गाड़ी के अंदर, तो वो बहुत ही ख़तरनाक प्रैक्टिस है। क्योंकि जब एक एस्टिमेट चेक किया जाता है तो बहुत सारे लोग जो हैं इसी वजह से उनकी डेथ हो चुकी होती है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि कलरलेस गैस होती है, ऑडरलेस गैस होती है, ठीक है। इसका कोई कलर या ऑडर नहीं होता है, लेकिन बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। इतनी पॉइजनस होती है कि अगर हमारे अंदर हम इसको इनहेल कर लें तो कुछ ही मिनटों में
इंसान की डेथ हो जाती है और उसको पता भी नहीं चलता। ठीक है, सो इसके बारे में बात करते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कलरलेस ओडरलेस गैस फाउंड इन द एग्जॉस्ट फ्यूम्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, हमने बता दिया। गैस फर्नेसेस में भी एंड स्पेस हीटर्स, आजकल जो हीटर्स होते हैं उनमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है। एंड इन टोबैको स्मोक, टोबैको स्मोक जो लोग करते हैं वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इतनी पॉइजनस है कि ये जा कर के हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाउंड होंगे, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी एफिनिटी हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 200 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन को बाइंड ना करवा के हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाउंड कर जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जो कि एक बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, वो इजीली डिसोशिएट नहीं कर पाता। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर चली गई तो पर्सन की फिर सफोकेशन से डेथ हो जाती है। ठीक है, अगली लाइन लिखी है, इट बाइंड्स टू द हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो किससे मिलके बनता है, हीम और ग्लोबिन पार्ट से। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। जस्ट एज O2 डज, ये भी बाउंड कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ में, एक्सेप्ट दैट बाइंडिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू हीमोग्लोबिन इज ओवर 200 to 250 टाइम्स, इतने टाइम्स से भी ज़्यादा इसकी एफिनिटी होती है। सो ऑक्सीजन को बाइंड ना करवा करके हीमोग्लोबिन के साथ ये खुद बाइंड हो जाती है। ठीक है, एज स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग ऑफ CO2 हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। देन हम बोलेंगे कि एट ए कंसंट्रेशन एज स्मॉल एज 0.1%, बिल्कुल ज़रा सी भी अगर इसकी अमाउंट इंक्रीज हो गई है, सो CO विल कंबाइन विद हाफ द अवेलेबल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। जो हीमोग्लोबिन अवेलेबल हैं उसमें CO जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगी। एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि CO क्या करती है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है उसको कम कर देती है। इट कैन कॉज लिप्स एंड ओरल म्यूकोजा टू अपीयर ब्राइट चेरी रेड। जो लिप्स हैं और ओरल म्यूकोजा है वो चेरी रेड कलर का होता है। सो क्या इससे बचा जा सकता है? मान लो अगर किसी पेशेंट में ये कंडीशन देखने को मिली हमें कि उसको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है, सो क्या उसको बचाया जा सकता है? द आंसर इज़ यस। अगर बहुत जल्द हम ये डिटेक्ट कर लें कि इसको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई है, सो उसको बहुत तेज़ी से प्रेशर से हम अगर O2 देंगे तो पर्सन को हम बचा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और डिसऑर्डर्स के बारे में। अगला डिसऑर्डर है वो होता है हाइपोक्सिया। सो हाइपो का मतलब होता है कम और ऑक्सिया यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है यहाँ पे। सो हाइपोक्सिया मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। एनोक्सिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन कम्प्लीटली अब्सेंट है, उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम, एनोक्सिया, दैट इज कंप्लीट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन बेस्ड ऑन द कॉज वी कैन क्लासीफाई हाइपोक्सिया एज, अलग अलग तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कॉज के बेस के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड जो है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। सो ये किस वजह से होती है, एज ए रिजल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। जब आप बहुत हाइट के ऊपर चले जाते हैं तब हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया वाली कंडीशन होगी। देन एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन, अगर एयरवे जो है, जो रेस्पिरेटरी एयरवे है, अगर वो किसी तरीके से ब्लॉक हो जाए, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए उस वजह से, या फिर लंग्स के अंदर फ्लूइड अकोमुलेट हो जाए, जैसे कि न्यूमोनिया के केस में होता है, ट्यूबरकुलोसिस के केस में भी होता है। सो इसके केस में क्या होगा, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, देन एनीमिक हाइपोक्सिया, नाम से पता चल रहा है, एनीमिया का मतलब होता है कि ब्लड की कमी हो जाना। मान लो किसी में 7 ग्राम हीमोग्लोबिन है, सो उस पर्सन को, उस पेशेंट को हम क्या बोलेंगे कि वो भाई एनीमिक है। ठीक है, सो एनीमिक हाइपोक्सिया में क्या बोलेंगे, वेरी लिटिल फंक्शनिंग हीमोग्लोबिन
इज प्रेजेंट इन द ब्लड। जो फंक्शनिंग हीमोग्लोबिन है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। विच रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू सेल्स, जो क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को कम कर देता है, ठीक है। इट्स कॉजेज आर, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, हेमोरेज, ठीक है, ब्लड लॉस हो जाना, देन एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाना, फेल्योर ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी इट्स नॉर्मल कंप्लीमेंट, अभी हमने बताया कि हीमोग्लोबिन जो है उसकी बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन के साथ में, उसमें भी कमी हो जाना, देन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी इसका एक वजह हो सकता है। उसके बाद अगला टाइप है इस्चमिक हाइपोक्सिया। सो ब्लड फ्लो टू ए टिश्यू इज सो रिड्यूस्ड, ब्लड फ्लो जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, और इतना रिड्यूस हो जाएगा कि टू लिटिल ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू इट, जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम उसको डिलीवरी कर पाएँ, इवन दो PO2 एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेवल आर नॉर्मल, ठीक है। इस कंडीशन में बोलते हैं इस्चमिक हाइपोक्सिया। देन हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, इसमें क्या होता है कि ब्लड डिलीवर्स एडिक्वेट ऑक्सीजन, ब्लड जो है वो एडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है, लेकिन टिश्यू जो होते हैं दे आर अनेबल टू यूज इट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि स्मोकिंग के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। स्मोकिंग जो लोग करते हैं आपने देखा होगा कि उनको जो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। सो निकोटीन जो होता है वो टोबैको स्मोक के अंदर प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट है ये, कि निकोटीन कॉन्स्ट्रिक्ट्स टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है, वो टर्मिनल जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, विच डिक्रीजेज द एयर फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, जो लंग्स के अंदर जो एयर फ्लो है उसको फिर वो डिक्रीज कर देता है, ठीक है। अगर ब्रोंकियोल्स की कंस्ट्रिक्शन हो गई तो एयर फ्लो का जो वो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। देन कार्बन मोनोऑक्साइड इन स्मोक बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो किसके साथ बाइंड कर जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करी है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, अगर CO2 बाइंड कर जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे। देन इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी, ये हमने पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करती है, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देन इरिटेंट्स इन स्मोक, स्मोक के अंदर जो इरिटेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉज इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रीशन, जो किसको इम्पैड कर देता है, एयर फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, जो एयर फ्लो है उसको वो रोक देता है। देन इरिटेंट्स ऑल्सो इनहिबिट द मोमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया की जो मोमेंट होती हैं उनको भी वो इरिटेंट्स जो है वो इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉय द सीलिया ऑफ द लाइनिंग ऑफ ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीलिया जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, सो उनको भी वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर सीलिया डिस्ट्रॉय होगी तो फिर क्या होगा कि जो पर्सन है वो मोर प्रोन हो जाएगा टू रेस्पिरेटरी डिजीज़, इतना ध्यान रखना है आपको। देन क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़, या फिर इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ भी बोलते हैं, COPD इसको एब्रीविएशन के टर्म में हम यूज़ करते हैं। सो क्या होते हैं, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक एंड रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है यहाँ पे, रुकावट हो जाती है एक तरीके से, ऑफ एयर फ्लो विच इंक्रीज द एयरवे रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन किसका होता है, एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाता है, एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा हम क्या बोलेंगे, द प्रिंसिपल टाइप ऑफ COPD आर, जो COPD हैं इनके दो मेन टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एम्फीसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फीसीमा जो होती है ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है नीट में कि एम्फीसीमा इज़ ए डिसऑर्डर रिलेटेड टू, द आंसर इज स्मोकिंग, ठीक है। सो देखते हैं एम्फीसीमा के बारे में। इट इज़ ए क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वेलर वॉल्स आर डैमेज्ड, जो एल्वेलाई की वॉल है वो डैमेज हो जाती हैं, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है फिर वो
डिक्रीज़ हो जाएगा उससे। अगर एल्वेलाई की वॉल डिक्रीज़ हो गई सो गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा। देन वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ एम्फाइसीमा इज़ सिगरेट स्मोकिंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि सिगरेट स्मोकिंग लीड्स टू एम्फीसीमा। ठीक है। देन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में हम क्या बोलेंगे कि देयर इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है विद एन इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स। नंबर और साइज जो है म्यूकस ग्लैंड का वो इंक्रीज हो जाएगा, और गोबलेट सेल्स जो हैं वो भी, उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। और गोबलेट सेल्स अगर आपको याद है, हमने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कि गोबलेट सेल्स वो सेल्स होती हैं जो म्यूकस सिक्रेट करती हैं। ठीक है। कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं। जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस था उसके सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं क्या क्या सिम्टम हैं। पहला है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ब्रोंकियल म्यूकस। ब्रोंकियल म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाना। देन प्रोडक्टिव कफ, लगातार खांसी आएगी और बहुत ज़ोर से खांसी आएगी। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होगी। वीजिंग का मतलब होता है कि ब्रीथिंग विद ए विस्लिंग और रैटलिंग साउंड। जब जो चेस्ट है वहाँ से एक रैटलिंग या विस्लिंग की साउंड आएगी। ठीक है। और कफिंग, ये सब सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा को हिंदी में दमा भी बोलते हैं। अस्थमा का कोई प्रॉपर इलाज नहीं होता है, हालांकि कुछ टैबलेट्स भी हैं और कुछ लोग देसी दवाइयाँ भी लेते हैं इसके लिए, लेकिन यहाँ पे पर्सन को क्या होगा कि सांस लेने में दिक्कत आएगी उसको। ठीक है। उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि अस्थमा की जो प्रॉब्लम है ओल्ड एज में ज़्यादा होती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में अस्थमा की शिकायत नहीं हो सकती। बच्चों में भी ये दिक्कत हो सकती है, यंगस्टर्स में भी दिक्कत हो सकती है, और ओल्ड एज में ये ज़्यादा होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। सो इट इज़ ए डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी। कॉजेज वीजिंग, जो वीजिंग कॉज करेगा ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। किस वजह से? ड्यू टू स्मूथ मसल स्पैज्म इन द वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि स्मूथ मसल्स जो होती हैं, स्पैज्म का मतलब आप बोल सकते हैं अकड़न टाइप में, कि स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो अकड़ जाती हैं इन द वॉल ऑफ स्मॉलर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। देन इडिमा ऑफ म्यूकस ऑफ एयरवेज। इडिमा आप समझ सकते हैं कि स्वेलिंग को इडिमा बोल सकते हैं, कि म्यूकस जो एयरवे है उनका स्वेलिंग हो जाना। देन इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रीशन में भी इंक्रीज हो जाना। उसके अलावा डैमेज टू द एपिथेलियम ऑफ एयरवेज, जो एपिथेलियम है उसको भी डैमेज हो जाना। ये होते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। उसके अलावा कॉमन ट्रिगर्स ऑफ अस्थमा अटैक आर, कॉमन ट्रिगर्स क्या क्या हैं कि एलर्जेंस होते हैं, कुछ पोलन वगैरह कुछ जो एलर्जी कॉज करते हैं वो एजेंट। देन सल्फाइटिंग एजेंट्स, जो कि कहाँ पे यूज़ होते हैं? वाइन एंड बियर में सल्फाइटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं, वो भी ट्रिगर्स होते हैं अस्थमा के। देन ब्रीथिंग कोल्ड एयर, अगर ज़्यादा ठंडी एयर को इनहेल कर लिया है तो भी अस्थमा हो सकता है। एंड सिगरेट स्मोक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। ठीक है। अगले डिसऑर्डर की बात करते हैं। सो आप सभी जानते हो उसके बारे में भी, दैट इज़ न्यूमोनिया। सो न्यूमोनिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसमें कौन से ऑर्गन्स जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं? सो द आंसर इज़ लंग्स। ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लंग्स आर इन्फेक्टेड इन। सो द ऑप्शन जो होंगे आपको उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर क्या करना है? न्यूमोनिया। एक डबल न्यूमोनिया भी वर्ड होता है, आपने अगर सुना हो। सो क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज़ डबल न्यूमोनिया? सो डबल न्यूमोनिया हम ये बोलेंगे कि व्हेन बोथ लंग्स आर इन्फेक्टेड, अगर दोनों लंग्स अफेक्ट हो गए हैं सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डबल न्यूमोनिया। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। सो इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वेलाई के अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है न्यूमोनिया में। देन बैक्टीरियल डिजीज़ है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिये, या फिर इसको डिप्लोकोकस न्यूमोनिये भी बोलते हैं। दोनों अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं तो एक ही बात है ये। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिये और डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। ठीक है। देन द टॉक्सिन्स डैमेज,
जो टॉक्सिन है, जो बैक्टीरिया है, ये किसको डैमेज कर देता है? एल्वेलाई एंड ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन। एल्वेलाई की वॉल तो डैमेज होगी ही होगी, उसके साथ साथ ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाती है। देन इन्फ्लामेशन एंड इडीमा। इडीमा मीन्स स्वेलिंग। कॉज द एल्वेलाई टू फिल विद फ्लूइड। एल्वेलाई जो होते हैं दे आर फिल्ड विद फ्लूइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि निमोनिया में क्या होगा, जो लंग्स हैं आपके वो फ्लूइड से भर जाते हैं, सो इजीली गैसियस एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पाता। इंटरफेयरिंग विद वेंटिलेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। देन एल्डरली, कौन कौन से पीपल जो है वो ज़्यादा प्रोन होते हैं निमोनिया के, किस किस में निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो हम क्या बोलेंगे, जो बड़े हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें, छोटे बच्चों में, और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि एड्स के केस में, कैंसर के केस में, ऐसी डिजीज़ जो होती हैं उनमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है। सो उस केस में चांसेस होते हैं कि निमोनिया जो है वो हो सकता है उनको। सो एल्डरली, इन्फेंट्स जो बच्चे हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स लाइक एड्स एंड कैंसर पेशेंट्स, सिगरेट स्मोकर्स आर मोर ससेप्टेबल टू निमोनिया, ठीक है। देन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, फीवर होगा, चिल्स ठंड लगेगी, प्रोडक्टिव और ड्राई कफ, कफिंग आएगी उसको लगातार। देन चेस्ट पेन एंड डिस्निया। डिस्निया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में अगर दिक्कत है तो उसको बोलते हैं डिस्निया। देन हीमोप्टाइसिस, इसका मतलब होता है कि स्पिटिंग ब्लड। इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन अगर थूकता है तो उसके बलगम जो है उसमें भी ब्लड आता है। ये सारे सिम्टम्स हैं निमोनिया के, ठीक है। सो क्या ध्यान रखना है, बैक्टीरिया कौन सा होता है, एल्वेलाई जो होते हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, और लंग्स जो होते हैं वो इसमें इन्फेक्ट होते हैं। किस किस के केस में हो सकता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स, एल्डरली एंड इन्फेंट्स के केस में, और जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनके केस में भी निमोनिया होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं। सो वर्ल्ड टीबी डे के बारे में अगर आपसे कोई पूछे सो वो होता है 24 मार्च, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे बोला जाता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी ध्यान रखना है आपको। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है इट कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस। इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल होती है टीबी के लिए, आपने सुना भी होगा पहले भी, BCG, दैट इज़ बैसिलस क्लैमेटी ग्यूरिन। और अगर आप कभी हॉस्पिटल्स में विजिट करते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अक्सर लिखा होता है कि टीबी के लिए डोट्स अपनाएं। डोट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अगर किसी पर्सन को टीबी है और उसका इलाज अगर चल रहा है सो वो 6 महीने की दवाई ले या 8 महीने की, या मैक्सिमम 1.5 साल का टाइम होता है कि 1.5 साल तक उसकी दवाई चलती है। सो उस पर्सन को ये एडवाइज़ किया जाता है कि अगर आपने एक बार दवाई लेना स्टार्ट कर दिया है सो आपको बीच में मिस नहीं करना है उस टाइम पीरियड को। अगर एक बार आपने टीबी की दवाई मिस कर दी, कोई टीबी के पेशेंट है उनको एडवाइस की जाती है कि अगर आपने एक बार भी दवाई मिस कर दी सो क्या होगा, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मीडियम बन जाएगा बॉडी के अंदर, और वो फिर उसको टीबी वाले जो पेशेंट है उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन वंस द बैक्टीरिया आर इनसाइड द लंग्स, जैसे ही जो टीबी का बैक्टीरिया है वो लंग्स के अंदर पहुंचेगा सो दे मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई करेगा, अपनी कॉलोनी को बढ़ाएगा, एंड कॉज द इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग कर देगा वो। देन फटीग एंड वेट लॉस, फटीग का मतलब होता है थकावट, थकान रहती है, वेट लॉस होगा। टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं उनका वेट लॉस बहुत जल्दी से होता है। लो ग्रेड फीवर एंड नाइट स्वेट्स, स्वेटिंग एट नाइट जिसको बोलते हैं कि रात के समय ज़्यादा पसीने आएंगे, फीवर भी होगा, थोड़ा बहुत फीवर रहेगा उसमें। लेथार्जी, भूख नहीं लगेगी इसमें। एनोरेक्जिया, कफ एंड डिस्निया, वही डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। चेस्ट पेन, मतलब छाती के अंदर भी दर्द होगा, एंड हीमोप्टाइसिस, हमने बताया था हीमोप्टाइसिस, स्पिटिंग ब्लड। सो 24 मार्च जो है वो वर्ल्ड टीबी डे होता है। सो आपको ये सब चीज़ें जो है वो अच्छे से रिमाइंड करके चलनी है, ठीक है। लिथार्जी का मतलब क्या होता है, लिथार्जी का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो लेवल है वो कम हो जाता है यहाँ पे। और एनोरेक्जिया, ये दो टर्म हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। लिथार्जी मीन्स लैक ऑफ एनर्जी, मैं लिख देता हूँ आपके लिए,
लैक ऑफ एनर्जी। एंड एनोरेक्सिया में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको भूख नहीं लगेगी नॉर्मली, वो उसकी खाने पीने की इच्छा जो है वो बहुत कम होती है इन केस ऑफ एनोरेक्सिया। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं। जो पर्सन जो पत्थर काटने वाली मशीन है उन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं या फिर कोयले की फैक्ट्री में काम करते हैं, सो वहाँ पे उनको जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं। रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन है, सिर्फ इतना ध्यान रखो, रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। सो इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग मतलब मिक्सिंग और स्टोन ब्रेकिंग, पत्थरों को तोड़ने का काम जहाँ पे होता हो, सो मच डस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड, वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट भी प्रोड्यूस होती है। सो द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। सो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो उस सिचुएशन को पूरी तरह से हैंडल नहीं कर सकता। देन लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस का मतलब होता है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, और अगर ऐसा हुआ तो लंग डैमेज, जो सीरियस लंग डिजीज़ है वो हो जाती हैं, कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देन कुछ डिजीज़ हैं लाइक एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस का मतलब होता है कि एस्बेस्टोस की जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे काम करने वाले। देन सिलिकोसिस, सिलिका। देन साइडेरोसिस, आयरन। एंथ्रेकोसिस, कोयल। एंड बाइसाइनोसिस, जो कॉटन डस्ट की जो फैक्ट्री है वहाँ पे लोग काम करते हैं। सो आज के लेक्चर में हमें यहीं तक डिस्कस करना है। हमारा जो चैप्टर है ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, ये आज कंप्लीट हो गया है। आपको अगर कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।